हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, ठीक है। 11 बजे से पहले आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तक मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में क्या कुछ करवा दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम किया। फिर सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस सिस्टम हमने कैलकुलेट किया। फिर सेंटर ऑफ मास फॉर कंबाइंड बॉडीज हमने कैलकुलेट किया। फिर सेंटर ऑफ मास फॉर कैविटीज हमने कैलकुलेट किया। आज सेंटर ऑफ मास फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करें। ये 4 टॉपिक बच्चे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आपको करवा रहा हूँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल है, ये जो है ये कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए थे। होप आपको ये 4 टॉपिक आते हैं। इसके बाद ये आप इसको रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। कल आपका टेस्ट लेना है। टेस्ट किस टॉपिक का लें? सर्कुलर मोशन का कंप्लीट टेस्ट ले लें। हाँ जी बच्चों बोलो, कंप्लीट सर्कुलर मोशन, इसका टेस्ट ले लें। या फिर वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन। सर सर्कुलर मोशन का ले लो। अकेले सर्कुलर मोशन का? यस सर। वर्क पावर एनर्जी ना ऐड करें बच्चे? नो सर। चलो कंप्लीट सर्कुलर मोशन का फिर मैं अगले वीक में वेंसडे को टेस्ट रखूंगा, वेंसडे को, जिसके अंदर आपने वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन का टेस्ट देना है। ये वेंसडे को टेस्ट होगा आपका, क्योंकि चैप्टर हमारे काफी ज्यादा हो गए, काफी सिलेबस हो गया, तो हमने पिछले चैप्टर का भी टेस्ट हमने साथ साथ करना है। वेंसडे को आपका जो टेस्ट होगा वो पिछले चैप्टर जो स्टार्टिंग से हुए हैं ना, वो सारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहेंगे। सैटरडे को हमारा जो टेस्ट हम लिया करेंगे वो न्यू जो चल रहा है टॉपिक उसका टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पिछले टॉपिक भी रिवाइज होते जाएं, आगे भी हम चलते रहेंगे, ऐसे चलेंगे। मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो टॉपिक है बच्चे आज का मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो फॉर्मूला आपको सभी को आता है बच्चों। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा drcm बाई dt। ये मैं फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ बच्चों। dr1 अपॉन dt, m2 dr2 अपॉन dt
m3 dr3 upon dt up to so on upon m1 plus m3 up to so on। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है बच्चे? वेलोसिटी। m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर अप टू so on by m1 m2 m3। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी m1 a1 m2 a2 m3 a3 अप टू so on अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूले बच्चे नोट कर लो जल्दी से। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। जल्दी से नोट कर लो इन फॉर्मूलों को। इसमें नोट लिख लेना बच्चे। If velocity of center of mass is equal to 0, then अगर velocity of center of mass 0 हो जाए, then it does not mean कि v1, v2, v3 equal to 0 हो जाए। ये सारे 0 हो जाए ये जरूरी नहीं है। If ACM is equal to 0, then it does not mean A1, A2, A3 is equal to 0। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं इसकी, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। फटाफट नोट कर लिया, मैं रब कर दूं? हाँ जी बच्चों। यस सर। ओके, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका अगला जो टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास का, ये लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, आज और दो दिन का लेक्चर है ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आज और कल तक चल सकता है, अगले लेक्चर तक। इसके बाद आपका मोमेंटम स्टार्ट होगा, फिर आपका इम्पल्स स्टार्ट होगा, फिर आपका कोलिजन स्टार्ट होगा। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये 2 से 3 दिन इसको, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, 2 से 3 दिन, मतलब ये अगले वीक तक आपका खत्म हो जाएगा ये सारा टॉपिक। यानी आप इसके बाद मोमेंटम कर सकते हो, अपनी बुक से इम्पल्स के बारे में पढ़ सकते हो, कोलिजन के बारे में पढ़ सकते हो, फिर उसका एडवांस में आपको करवाऊंगा यहाँ मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन। फिर हमारे ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमारा एक बड़ा चैप्टर रह जाएगा रोटेशनल। हाँ जी बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक मास है बच्चे 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा मास है बच्चे 4 kg और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ बच्चों कितनी होगी? हाँ जी बच्चों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? बता सकता है कोई? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था बच्चे? m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, m1 कितना दिया हो बच्चे? 2, v1 कितनी दी हुई है बच्चों? 4। ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव मान लेते हैं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर का मतलब हमें डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी। m2 कितना बच्चे? 4 kg और v2 कितना है बच्चे? 2 राइट की तरफ तो प्लस में है। जहां पर भी कंपैरिजन आ जाए लेफ्ट और राइट का, तो हमें अगर और वेक्टर क्वांटिटी हो तो हमें प्लस माइनस साइन मानना पड़ेगा। ये 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आगे बच्चे? 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गई।
यहाँ पर देखो ना v1 0 था ना v2 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। एग्जांपल क्लियर होगी बच्चों? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा इसका मतलब बता सकता है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, लेकिन इनके पार्टिकल्स की जो अकेले अकेले की वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है। बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, बट v1 v2 does not equal to 0. What do you mean by this? इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, इसका मतलब कोई बता सकता है? इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और पार्टिकल्स जो हैं, बॉडीज जो हैं वो चल रही है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही बच्चे। दोबारा समझो, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रह रही है, लेकिन ये दोनों चल रहे हैं। एक लेफ्ट की तरफ चल रहा है, एक राइट की तरफ चल रहा है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कोई डाउट है बच्चों? हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? नो सर। रब कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन है बच्चे मेरा, ये एक एटवुड की मशीन है। एक ब्लॉक यहां लगाया, एक ब्लॉक यहां लगाया। ये 4 किलो का है, ये 2 किलो का है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पता करनी है बच्चे। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पता करनी है। अच्छा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बताओ जरा, क्या होता है? m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m। यही था फॉर्मूला बच्चों। ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर। अब देखो, ये दो ब्लॉक हैं। अब कौन सा नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर आएगा, ये बताओगे? कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर? हाँ जी बच्चों, सर 4 kg डाउनवर्ड, 2 kg। कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? हुनर? यस हुनर। सर 4 kg वाला। 4 kg वाला नीचे और 2 kg वाला ऊपर। दोनों में एक्सेलरेशन तो सेम होनी है बच्चे। इसकी एक्सेलरेशन नीचे को है और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर को है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? अब इसका 4g नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, 2g नीचे लगेगी, टेंशन ऊपर लगेगी। ये चीज तो आप कर चुके हो बच्चों। यस सर। ओके, इसकी इक्वेशन बना दो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली। कोई बना सकता है इसकी इक्वेशन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग? हाँ संचित बोल, क्या बनाएंगे बच्चे इसकी इक्वेशन? संचित बोलो बच्चे, क्या इक्वेशन बनाएंगे इसकी? सर 4g माइनस जी? t। सक्षम? यस सर। बच्चे इसकी इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाएंगे न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग? सर 4g माइनस t इक्वल टू 4 है। 4g माइनस t माइनस टी इज इक्वल टू 4a। इसकी बनाओ बच्चे इक्वेशन। 2a प्लस 2 इक्वल टू कितना बच्चे? 2a 2g ना बच्चे, t माइनस, ये ऊपर को जाएगा ना, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये दोनों कट गए, ये कितना आ गया? 2g इज इक्वल टू 6a। तो a कितना आ गया बच्चे? 20/6 यानी 10/3 मीटर पर सेकंड। देखना ये क्लियर है एक्सेलरेशन। अब तो बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है इसकी भी यही एक्सेलरेशन है। इसको मैंने a1 कहा, इसको मैंने a2 कहा।
दोनों सेम है। A1 और A2 बच्चे कितनी है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है दोनों एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बताएगा कोई, कितनी होगी मास। m1 कितना है, इसको मैंने m1 कहा, इसको मैंने m2 कहा। m1 कितना बच्चे, बोलो। m1 2 ना बच्चे, m1 ये m1 मैंने माना 4। A1 कितना है, A1 यानी A कितना है बच्चों, 10/3। ये नीचे को जा रहा है इसलिए नेगेटिव, प्लस m2 कितना है बच्चे 2, ये ऊपर को जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 10/3 ऊपर को, अपॉन मास कितना आएगा 4 + 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालनी आई है कि नहीं आई है अभी भी। वेलोसिटी भी सिखा दी, एक्सेलरेशन भी निकालनी सिखा दी बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास की। इसके अलावा मेरे पास और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक देख लो, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे। ऐसे बच्चे 3 बॉम्ब है, 1 2 3। एक बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है तो इधर को जाता है, एक बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है तो ऊपर को जाता है, ऊपर को जाके ऐसे वापस आता है, और एक बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है इधर को जाता है। मुझे V1 दिया हुआ है 6i कैप 4j कैप, V2 दिया हुआ है 4j कैप, V3 जो गिवन है वो है -3i कैप 4j कैप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ जी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 m2 v2 m3 v3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चे m1 ये सभी का मास मुझे जो गिवन है mm है, हर एक बॉम्ब का जो मास है वो mm गिवन है। तो m एज इट इज, v1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 6i कैप 4j कैप, 4j कैप। v3 की वैल्यू है -3i कैप 4j कैप, m प्लस m ऊपर नीचे निकल के कॉमन कट जाएगा, 6i कैप 4j कैप 4j कैप -3i कैप प्लस 4j कैप बाय 3i कैप। ये कितना हो गया बच्चे, 3i कैप प्लस 4 + 4 8 प्लस 12j कैप बाय 3। ये i + 4j कैप, ये आ गई वेलोसिटी। देखना बच्चों समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके बच्चों, रब कर दूं बच्चों इसको, मैं रब कर रहा हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अ सिस्टम और बॉडी। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर बोर्ड बच्चों, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड के लिए करवा रहा हूं मैं। एक बॉडी है यहां ऐसे,
इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मास पार्टिकल हैं 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 ऐसे नंबर ऑफ मास पार्टिकल। किसी भी एक मास पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एक मास पार्टिकल, ये 1 की, ये 2 की। इस मास पार्टिकल पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और ये जो मास पार्टिकल है, देखना ये 1 वाला मास पार्टिकल बच्चे, इस पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक हमने बाहर से लगाई, और इस 1 पर A2 वाला फोर्स अपनी तरफ इसको खींच रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? ये कौन सी फोर्स है? इंटरनल 1 पर। तो लिखो, whenever a system undergoes the application of forces, then two types of forces exert on the system। दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। पहली फोर्स कौन सी होती है? इंटरनल फोर्स। और दूसरी फोर्स कौन सी होती है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। यानी दोनों का सम, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह दूसरे पार्टिकल पर मैं बात करूंगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, अप टू सो ऑन। अगर मैं ऐसे चलता जा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स टोटल, इंटरनल फोर्स टोटल is equal to m1 a1 m2 a2 up to so on। यहां तक देखो बच्चों, आपको क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, थोड़ा सा बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, मेरी बात सुनो। जितनी इंटरनल फोर्स 1 पर 2 लगाएगा, उतनी 2 पर 1 लगाएगा। जितनी इंटरनल फोर्स 2 इसको 1 की तरफ खींचेगा, 1 इसको 2 की तरफ खींचेगा, इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है, इनका सम हमेशा 0 होता है। तो लिखो, वी नो सम ऑफ ऑल इंटरनल टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। टोटल इंटरनल फोर्सेस का सम बच्चों 0 होता है। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, टोटल इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है बच्चे, वो 0 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? एफ एक्सटर्नल टोटल इज प्लस 0 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन अप टू सो ऑन। अगर मैं बात करूं बच्चों, एफ एक्सटर्नल टोटल m1 a1 m2 a2 अप टू सो ऑन, मैंने मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और मासेस के साथ डिवाइड कर दिया। यहां तक ठीक बच्चों? ये मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, टर्म के साथ, इसके साथ ही डिवाइड कर दिया। अब बच्चों देखो, मास m1 m2 m3, इसका बॉडी का टोटल मास जो m1 है, m2 है, m3 है, सारे का मास टोटल बॉडी के मास के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M। तो मैंने ऊपर लिख लिया कैपिटल M, m1 a1 m2 a2 अप टू सो ऑन अपॉन m1 m2 प्लस अप टू सो ऑन। F एक्सटर्नल
टोटल। देखना यहां तक क्लियर बच्चों, ये डेरिवेशन आपको? यस सर। ओके, ये बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन पूछ सकते हैं बच्चे। इसके बाद आगे करवा रहा हूं मैं। अब देखो ये क्या होता है बच्चे, बोलोगे व्हाट इज दिस? याद है आपको ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको हो गया, ये तो हमें पता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होते हैं, ये तो हमें पता था। लेकिन बच्चे ये सेंटर ऑफ मास के लिए बता रहा हूं मैं। एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको बोलते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मेरे पास है टोटल मास। यहां तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं बच्चों थोड़ा सा। अब देखो इसके बाद आगे क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है। आप देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? कांस्टेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाई तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूं पूरे को। हाँ जी बच्चों लिखो, हेंस इफ center of mass is at rest, it will remain at rest, it will remain at rest, or if it is moving, अगर ये चल रहा है with constant velocity, with constant velocity, then it will move with same velocity until there is no external force acting on the body। यही तो कौन सा लॉ होता था बच्चे? अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो वो 0 ही रहेगी, अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर वो रुका हुआ है रुका रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते। न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बच्चों आपको कंक्लूजन बताया है, आप जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से बच्चे आप नोट कर लो फटाफट इस कंक्लूजन को। अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल है, बोर्ड के लिए नहीं है, प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल। मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके साथ के आप अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा, शीट में वो आप पर है। अगर आप जितना ज्यादा इस टॉपिक को करोगे कवर, आपके उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको बेसिक चीज बता दी, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। दैट्स इट। मैं रब कर रहा हूं बच्चे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपको याद हो, मैंने ये ड्राइव करवाया था m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था r1 अपॉन r2 m2 अपॉन m1 r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। याद है कि नहीं याद? और बोलो बच्चों, ये याद है ना आपको कहानी? मैं इसको ड्राइव नहीं करवा रहा, अगर मैं इसको ड्राइव करवाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा आपको। मैंने ये आपको करवाया था m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक बच्चों, m1 इसको मैं x1 लिख सकता हूँ, इसको मैं m2 x2 भी लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, इसको मैंने बोला लेफ्ट, इसको मैंने बोला राइट, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं सॉल्व इसी कॉन्सेप्ट से। मैं आपको इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, मैंने आपको पहले ये समझा दिया था, दोबारा नहीं करवा रहा। दोबारा करवाने का मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे ही करोगे कॉन्सेप्ट तो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस में आपको मजा आएगा करने में। नहीं, डेरिवेशन तो बड़ी बोरिंग सी है। एक प्लैंक है बच्चे, यहाँ पर प्लैंक का मतलब कोई वुडन का पीस है, उस पर कोई पर्सन चल रहा है जिसका मास m है, और इस प्लैंक की बच्चे जो लेंथ है वो है l। ये हमारा एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये मेरा 13-14। 2-3 क्वेश्चन मैं एससी वर्मा के कवर करवा रहा हूं आपको बच्चे। क्वेश्चन समझ लो क्या है, दोबारा फिर बच्चों दोबारा फिर क्वेश्चन समझो क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वुडन प्लैंक, ऐसे वुडन प्लैंक समझते हो, कोई भी वुडन का पीस है, इसके ऊपर एक पर्सन है जिसका मास m है, और ये वुडन की जो लेंथ है वो l है। अब इस पर्सन ने इस वुडन ब्लॉक पर चलना है। जब ये पर्सन इस वुडन ब्लॉक पर चलेगा तो ये वुडन ब्लॉक पीछे को कितना खिसक जाएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक वुडन ब्लॉक व्हेन मैन रीचेज अदर एंड। जब मैन यहां से बच्चे यहां पर पहुंच गया तो ये वुडन प्लैंक पीछे को कितना खिसकेगा, ये मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, यस सर। क्वेश्चन समझ आया? ओके, ये मैन यहां पर था बच्चे। सबसे पहले ये वुडन प्लैंक की लेंथ कितनी थी? l। जब ये मैन आगे को जाएगा, हाँ जी, जब ये मैन आगे को जाएगा तो वुडन प्लैंक किधर को जाएगा? बोलोगे आप, बताओगे? अगर मैन आगे को जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो ये वुडन प्लैंक किस तरफ खिसकेगा? बोलो बच्चों, पीछे को खिसकेगा कि नहीं? यस हाँ जी सर। बच्चों, अगर ये मैन वुडन प्लैंक पर आगे को जा रहा है, यहां पर पहुंच गया, तो वुडन प्लैंक किधर को खिसकेगा? पीछे को खिसकेगा। कितना पीछे को खिसक गया? लेट्स सपोज x, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। जब ये आगे को चलेगा तो ये वुडन प्लैंक पीछे को जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब ये हिस्सा कितना रह गया? l माइनस एक्स। यस सर। बोलो ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मैन कितना चला? तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है? पहले मैं राइट की बात कर रहा हूं। राइट में कौन चल रहा है बच्चों? बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। राइट में कौन चल रहा है? मैन। मैन। तो मैन का मास इनटू मैन कितना चल रहा है? इस एंड से इस एंड पे पहुंच गया, कितना चला मैन?
L. बच्चों कितना चलेगा? L. एल नहीं चलेगा। मैन कितना चलेगा? एल तो तब चलता जब ये प्लैंक पीछे को ना जाता। अगर प्लैंक पीछे को ना L जाता तो minus ये यहाँ से यहाँ तक L L minus चलता, X. लेकिन अब ये प्लैंक भी पीछे को जा रहा है। कितना पीछे को चला गया? एक्स। तो मैन को कितना चलना पड़ेगा? एल माइनस एक्स। और वुडन प्लैंक पीछे को कितना चला बच्चे? मास कितना है? एम। वुडन प्लैंक पीछे को कितना चला? हाँ जी बच्चों, एक्स। वुडन प्लैंक पीछे को कितना चला? एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी mx इज इक्वल टू ml माइनस mx। तो x m प्लस स्मॉल m ml, तो x आ गया ml बाय m प्लस कैपिटल। दिस इज योर आंसर। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। अब मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके साथ का बच्चों, नोट कर लिया आपने? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया? रब कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास ऐसा ही बिल्कुल, ये भी एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। एक बोट है बच्चे ऐसे, ये एक बोट है। बोट के अंदर एक पर्सन है, यहां पर उसका मास है 80 किलो, और बोट का जो मास है वो है 20 kg। बोट कहां पर है बच्चे? पानी में। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, बोट के दूसरे एंड का 10 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट when man reaches the midpoint of the boat। क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको? अगर मैन बोट के मिड पॉइंट पर पहुंचता है तो बोट कितना खिसकती है? समझ आया क्वेश्चन? Yes sir. ओके बच्चे, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों देखो क्वेश्चन में, ये बोट है मेरी यहां पर ऐसे, ये मैन है, इसका मास 80 kg है, और मैन ने कहां पहुंचना है? यहां पर। तो बोट किधर को खिसकेगी? अगर मैन इधर को जाएगा, बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, तो बोट किधर को खिसकेगी बच्चे? बोलो। पीछे को खिसकेगी। कितना पीछे को खिसकेगी बोट? एक्स खिसकेगी। और मैन ने कहां पहुंचना बच्चे? मिड पॉइंट पर। अगर बोट पीछे को ना खिसकती तो मैन मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चलता? L/2. कितना बच्चे? 5 मीटर। 5 मीटर। अब बोट पीछे को खिसक रही है तो मैन को कितना चलना पड़ेगा राइट साइड को? 5 plus X. नहीं बच्चे, 5 माइनस एक्स। मैन को यहां से यहां तक जाना था ना बच्चे, यहां से यहां तक जाना था 5 मीटर, लेकिन बोट पीछे को खिसक गई एक्स, तो मैन को कितना चलना पड़ेगा? 5 माइनस एक्स। मास ऑफ मैन इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट लेफ्ट साइड में बोट कितना चल रही है बच्चों? लेफ्ट साइड में बोट कितना चल रही है? एक्स चल रही है पीछे को। Yes और sir. मास कितना है बोट का? 20। तो इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो, प्लस यहां तक क्लियर बच्चों? Yes sir. हाँ जी बच्चों, इससे एक्स निकाल लो आप। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन क्या होगी बोलोगे?
5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस 4। मैन को अकेला 1 मीटर ही चलना पड़ा बच्चे, मैन को अकेला 1 मीटर ही चलना पड़ा। दैट्स इट। यहां तक आप कर लो, इसके साथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको शीट भेजूंगा बच्चों, ठीक है। और कल आपका टेस्ट होगा सर्कुलर मोशन कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। ओके सर।